हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। आज हिंदी का सेगमेंट चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कई सारी कक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं और इसमें CSET वाले सारे पार्ट चल रहे हैं, जिसमें रीजनिंग भी आपकी चल रही है, हिंदी की भी क्लासेस सब स्टार्ट हो गई हैं। साथ ही साथ आपकी GS की जितने भी सेगमेंट थे, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सारी कक्षाएं आपकी चल रही हैं और एनवायरनमेंट भी स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को सारी कक्षाएं उम्मीद है कि अच्छी भी लग रही होंगी, सब बेहतर तरीके से चल रहा होगा। एक गुड न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए कि जिन लोगों को समीक्षा अधिकारी दिसंबर महीने में 5 दिसंबर को एग्ज़ाम देना है, जिन लोगों को, उन लोगों के लिए एक नया सेगमेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें स्पेशली समीक्षा अधिकारी में जो सेगमेंट्स आते हैं, आपके 6 भाग जो आते हैं, उन 6 भागों में से आज पहले भाग की हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और बाकी 6 चैप्टर्स को भी हम लोग कवर करेंगे, विशेषण विशेष से लेते हुए विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, सारे शब्दों को हम लोग कवर करेंगे, सारे कोर्स को कवर करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी क्रम में विलोम शब्दों को। और थोड़ा सा जान लें इसके बारे में कि ये सेगमेंट ऐसा होगा कि पहले तो हम लोग पूरे सिलेबस को मीन्स जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, यानी विलोम जैसे पढ़ रहे हैं तो विलोम को पढ़े। विलोम के बाद में कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सीरीज हो सकती है, हम लोग भरसक प्रयास करेंगे वो विलोम शब्द आप लोगों को उपलब्ध करा पाएं जो टफ से टफ स्थिति में है। फिर उसके बाद में यही कंडीशन हम लोगों की रहेगी पर्यायवाची को लेकर के, विशेषण विशेष को लेकर के, यानी जितने भी टॉपिक्स हैं समीक्षा अधिकारी में वो सारे जो है आपके जल्दी ही कवर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इसको आराम से इसको करिए और कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चन जो इसमें बताए जाएँ आपको याद हों, और उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क आप करके और बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोग तैयार करें, ठीक है। जैसे कि इस बार का जो समीक्षा अधिकारी है 100% जो पढ़ाया जाएगा, उम्मीद करता हूँ कि 100% उसी में से भी फंस जाएगा, ठीक है। बाकी आप अपनी मेहनत से और अचीव करिएगा। अगर कहीं से कोई तथ्य लगते हैं कि नहीं इससे हैं, तो आप खुद की मेहनत से उसको प्राप्त करिएगा। ब्रॉड करिए अपनी मेहनत के स्तर को। और जैसा कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट इसी रूप में लेके चल रहे हैं कि जिससे कि आपको सब कुछ कवर हो जाए और आपका एग्ज़ाम भी आसानी से क्लियर हो सके। तो उम्मीद है कि सारे टॉपिक्स इसी से ही रिलेटेड आपको आएंगे और यही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी में समीक्षा अधिकारी RO के एग्ज़ाम का पहला लेक्चर आज हम लोगों का है, जिसमें विलोम शब्द हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कि विलोम शब्द होता क्या है और विलोम कैसे बनते हैं। एक्चुअली देखिए, विलोम वगैरह क्या है कि इसके बारे में लोगों के अंदर जो एक सामान्य सी धारणा है कि विलोम बहुत आसान होता है, कौन नहीं बता देगा किस चीज़ का विलोम। हाँ, होता भी काफ़ी हद तक ऐसा है, लेकिन समीक्षा अधिकारी का सेगमेंट ऐसा है कि ये 10 नंबर के विलोम्स आते हैं। आपको जो भी टॉपिक यहाँ पे आएगा वो 10 क्वेश्चंस आपको आएंगे और 5-6 तो इजीली सभी कर लेते हैं, लेकिन बाकी के जो 3-4 होते हैं वो थोड़े बहुत टफ स्थिति में आपको लेके चले जाते हैं और वो मोस्टली नए ही होते हैं, जो आपकी निगाह से नए ही होते हैं। तो वो आपको वहीं पे आपका एक तरह से एक सीमा आपकी बांध देते हैं कि आप 60, 70, 80% से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, यानी मोस्टली आपका 2-1 क्वेश्चन गलत ही हो जाता है। तो वो नहीं करना है, उसी से बचना है। यदि आप उससे बच गए, आप तेज़ हैं तो बहुत अच्छी बात है आपको, लेकिन तेज़ ऐसा रहना है कि आपको 10 में से 10 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएं। और किसी परीक्षा में आपने अगर 10 में से 10 कर दिया है तो पूरी तरह से आप आश्वस्त अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो बेटर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक ईगो में ना रहें कि हमारा हो ही जाएगा, इसमें से एक भी गलत नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन करिए, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपकी निगाहों में सामने ना पड़ा हो अभी तक, ठीक है। तो उस स्थिति को भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपका जो 100% जो आपको प्राप्त हो रहा था हिंदी में, वो 100% आपका बना भी रहे, ठीक है। तो विलोम आसान भी है और जिन लोगों ने थोड़ा कम पढ़ रखा है उनके लिए कठिन भी है। थोड़ा विलोम में कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं, वो भी आज हम लोग जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं विलोम को। तो विलोम शब्द क्या होता है, यानी कि अपोजिट जो शब्द होते हैं वो विलोम कहलाते हैं। विलोम के बहुत भिन्न भिन्न नाम भी हैं बच्चों, जिनको आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे जो नए पढ़ रहे हैं वो शायद संभवतः न जान रहे हों, उनके बारे में भी थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे। तो विलोम एक सामान्य सी बात है और इंग्लिश में अगर देखेंगे तो एंटोनिम्स इसको कहा जाता है, ठीक है। आपको देखेंगे एंटोनिम्स आपको मिलेगा कि विलोम क्या होता है, ठीक है। बहरहाल इसकी तो ज़रूरत यहाँ नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको समझने के लिए ज़रूरी था ये। और इसको एग्ज़ाम में कभी कभी एक आध परीक्षाएँ ऐसी भी हुई हैं कि जहाँ पर इनके संदर्भ में विलोम शब्दों के नाम सीधे विलोम न लिख करके कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया कि जहाँ पर जो बच्चे नए थे वो शायद भ्रमित हो गए, शायद क्या मतलब वो भ्रमित हो गए। तो वो न हो, जो भी बच्चा नया बच्चा पढ़ रहे हो तो वो भी इस चीज़ को जान ले अच्छी तरीके से। इसको विपर्याय भी कहते हैं। विलोम का क्या मतलब होता है? विपर्याय,
ठीक है। प्रतिलोम, विरुद्धार्थी यानी विरुद्ध, जो शब्द के अगले शब्द जो शब्द है उसके विरुद्ध में हो तो विरुद्धार्थी शब्द, निषेधात्मक शब्द भी इसे कहा जाता है, विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है, यानी विपरीत अर्थ देने वाला शब्द भी कहा जाता है। इन भिन्न नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। और विलोम जो आपका है वो एक्चुअल में इसकी अब गूढ़ता हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए किसी भी शब्द का जो विलोम है, जो कोई शब्द होगा, जो भी शब्द होगा वो क्या होगा, या तो कोई संज्ञा होगी, या तो कोई सर्वनाम होगा, या तो कोई विशेषण होगा, या तो कोई क्रिया होगी, या तो कोई क्रिया विशेषण होगा। इन्हीं में से कोई एक होंगे, ठीक है। और जो होंगे जिस कैटेगरी के होंगे, यानी कोई क्रिया है तो उसकी क्रिया ही विलोम बनेगी, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी अगर संज्ञा है तो उसका विलोम संज्ञा ही होगी, सर्वनाम है तो उसका विलोम कोई सर्वनाम ही होगा, ठीक है। विशेषण है तो उसका विलोम विशेषण ही होगा, ठीक है। जैसे काला का गोरा कहते हैं आप, ठीक है, तो काला क्या है, विशेषण। अभी तमाम सारे क्वेश्चंस पे हम लोग आएंगे और वहाँ देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि विशेषण का विशेषण ही बनाना है, ठीक है, सर्वनाम का सर्वनाम ही अपोजिट बनाना है। और आपको अगर मिलता जुलता लगे भी तो वहाँ से आपको अवॉइड कर जाना है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें रहेंगी तो आपको आसान भी होगा किसी कूट में पहचानने में कि अगर आप देख रहे हैं कहीं संज्ञा दिया है और उसका नाम अपोजिट पूछ रहा है तो बाकी शेष जो दे रहे हैं वो आपको देखने से ही पता चल गया कि ये सर्वनाम है या ये सब विशेषण हैं, ठीक है। मान लो संज्ञा दिया है और बाकी वहाँ सब विशेषण दिए गए हैं, ठीक है। तो विशेषण दिए गए हैं तो इसका मतलब वो 100% नहीं होगा, क्योंकि हमेशा संज्ञा का संज्ञा ही होगा विलोम और सर्वनाम का सर्वनाम ही होगा। तो ये बात थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा। तो इस परिभाषा को भी थोड़ा देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है उल्टा यानी अपोजिट, ठीक है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा, उसी व्याकरणिक कोटि का जो अभी मैंने बताया, यानी संज्ञा है तो संज्ञा ही विलोम होगी, सर्वनाम है तो सर्वनाम ही होगा, जिसका वह मूल शब्द है, ठीक है। मूल शब्द मतलब वही विशेषण, विशेष है, विशेषण है या आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, ठीक है, जो भी है उसी में से होगा। विलोम शब्द सदैव सजातीय ही होते हैं, ठीक है, विजातीय नहीं होंगे, ठीक है। इसके बारे में भी अभी आगे चल के और डिटेल करेंगे। अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, सजातीय का यही मतलब हो गया। ये जो सजातीय कह रहा है ना, तो सजातीय का मतलब ये कि संज्ञा का विलोम सर्वनाम नहीं करेंगे आप, संज्ञा का मतलब संज्ञा यानी यही सजातीय हो गया, ठीक है। सर्वनाम का मतलब है सर्वनाम का विलोम सर्वनाम ही होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा और क्रिया का विलोम क्रिया होगा और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण ही होगा, जो मैंने अभी रिपीट किया आपको, ठीक है। अब देखिए विलोम शब्द कितने प्रकार के होते हैं और कैसे बनते हैं। तो आप नए नए भिन्न भिन्न राइटरों की बुकों को देखेंगे तो वहाँ पर आपको भिन्न भिन्न चीज़ें देखने को मिलेगी और तमाम सारे लोग तमाम तरह की बातें बताएंगे कि ये विलोम इतने तरीके से बन सकता है या इतने तरह के विलोम होते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो विलोम का जो मतलब मूल रूप से अगर होते हैं वो तो 6, 7, 8 प्रकार के हैं कि जिनसे विलोम बनाए जा सकते हैं और एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण भी करता है। मतलब एक दूसरे में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कैटेगरीज बांटी गई हैं विलोम की, इसी नाते बहुत ज़्यादा लोगों ने, बहुत सारे अच्छे राइटरों ने क्लासिफिकेशन कम करने का प्रयास किया, ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं किया है। मोस्टली आपको जो ज़्यादा डिटेल आपको देखने को मिलेगा वो यही देखने को मिलेगा, उपसर्ग के आधार पर विलोम शब्दों का निर्माण ज़्यादातर आपको मिल जाएगा वहाँ पे। मैक्सिमम लगभग सभी किताबों में ये बहुत बड़े पैमाने पे मिलता है। बाकी और जो हैं जैसे लिंग के आधार पर है, प्रत्यय के आधार पर भी कुछ विशेषण बनते हैं आपके, उसके बाद भिन्न शब्दों के आधार पर, लिंग के आधार पर, बहुत सारे ऐसे आधार हैं। तो कौन कौन से आधार हैं पहले उसको क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद एक एक की डिटेल देखते हैं, ठीक है। तो हिंदी में विलोम शब्द का निर्माण निम्नलिखित प्रकारों से किया जा सकता है। कौन से? कुछ शब्द होते हैं जो स्वतंत्र रूप से होते हैं और स्वतंत्र शब्द का ही विलोम बन जाता है, ठीक है। इनके उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में उपसर्गों के प्रयोग के द्वारा, उपसर्ग आप जानते हैं कि जो शब्दों के क्या होता है, जो पहले से लगा हुआ रहता है वो क्या करता है कि आपका आगे लग करके बनने से ये चीज़ें आपकी बनती रहती हैं। उपसर्ग जो हैं वो पहले आपके लग जाएंगे आगे, ठीक है, उनसे बनेंगे विलोम शब्द, ठीक है। जैसे अभी एक छोटा सा शब्द मैं बता दूं, उपसर्ग मतलब आपको जान ही रहे होंगे, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अब बता दे रहा हूं कि जैसे आपका है सत्य का असत्य, तो अ क्या है आप देखेंगे उपसर्ग के रूप में आपको लगा हुआ, लेकिन ये और भी जगहों पर आप देखेंगे तो ये दूसरी कैटेगरी में भी आ जाएगा। से न्य जो शब्द होते हैं, यानी कि जो नकारात्मक शब्द का अर्थ निकलता है, उसके लिए भी जैसे जहाँ पर अ
या अन का प्रयोग नहीं के सेंस में हुआ हो तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, नव्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। नहीं कि जिसका अर्थ निगेटिव हो जाए, नहीं का शब्द अर्थ निकल है तो वो क्या हो जाएंगे, इसके दायरे के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा इसमें से ध्यान। तो नव्य शब्दों के बारे में आप लोग देख लिया कि मतलब जिनसे नकारात्मक का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखिए जैसे उपसर्गों में लिंग के आधार पर जब यहाँ पे लिंग जो परिवर्तित होता है, ठीक है, लिंग जब भिन्न हो जाएगा यानी कि विपरीत लिंगी होगा तो भी उसके विलोम बनते हैं, जैसे स्त्री का पुरुष हो गया। ठीक है, इन सब के द्वारा अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद में उनार्थक या उनार्थक अथवा न्यूनार्थक शब्दों के प्रयोग के द्वारा। न्यूनार्थक शब्द मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का जो निम्नीकरण कर दिया जाए, जैसे कहने का मतलब हथौड़ा, उसका न्यूनीकरण क्या होगा, हथौड़ी। ठीक है, घंटा, उसकी निम्नीकरण करेंगे तो क्या, घंटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक मतलब इस तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे, इसका निम्नीकरण हो जाएगा तो इससे भी विलोम शब्द बनते हैं। ठीक है, किसी का न्यूनीकरण ही से भी विलोमों का निर्माण होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सब थोड़े से आपको यूनिक चीज़ें लगेंगी आपको, जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। इन्हीं चीज़ों क्वेश्चंस में मोस्टली आप फंसते हैं। ठीक है, कि एक्चुअल में क्या होगा, तो इन्हीं पे ज़्यादा हम लोगों को फोकस करना है। ठीक है, फिर उसके अलावा प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द में परिवर्तन के द्वारा, यानी कि प्रत्यय में परिवर्तन के द्वारा प्रत्यय बदल दी जाए, कोई प्रत्यय लगी हुई है दूसरी प्रत्यय वहाँ पे लगा दी जाए तो उससे अपोजिट शब्दों का बन जाना। ठीक है, तो प्रत्यय प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा। ठीक है, जो प्रत्यय को प्रत्यय बदल देने से शब्द जो बदल जाए उसके बारे में। ठीक है, और इसके बाद में आपको नव के बारे में मैंने बता दिया। अब भिन्न अर्थक शब्दों के द्वारा जिसका भिन्न, जिसका उल्टा अर्थ निकल के आए। ठीक है, जिसका उल्टा अर्थ निकल करके आ जाए, भिन्नार्थक शब्द यानी कि भिन्न अर्थ हो। ठीक है, दोनों का अर्थ ये होगा। ठीक है, अब आइए एक डिटेल कर लेते हैं इनकी, जिनके बारे में मैंने बताया, और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अभी हम लोग इसके देखते हैं आगे कि उपसर्ग के बारे में देखेंगे, थोड़ा उसका ब्राड है तो उस नाते बाकी और जो बचते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। लिंग के बारे में देखते हैं, लिंग के आधार पर। जैसे लिंग मतलब आप जानते हैं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। ठीक है, दो ही होता है मूल रूप से, तो वहाँ पर आप देखेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे है राजा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, लिंग के आधार पर देखेंगे तो रानी हो जाएंगी। उसी तरह से वर, और आप देखते हैं क्या, वधू होता है, या कह सकते हैं कन्या, तो वर अपोजिट कन्या हो गई। ठीक है, नर का अपोजिट नारी हो गई। नर मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेल हो गया, पुरुष हो गया। नारी मतलब हो गया यहाँ पर फीमेल, यानी लिंग बदल गया यहाँ पे। पुत्र का पुत्री हो गया, कुमार का कुमारी हो गया। ये सब आपके क्या, लिंगीय परिवर्तन के द्वारा विलोम शब्दों का निर्माण किया गया इससे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रत्यय प्रयुक्त शब्दों के द्वारा। मैंने भी बताया प्रत्यय में परिवर्तन, यानी प्रत्यय बदल दी जाए और तो उसका विलोम बन जाए। जैसे कि लिखा है गतिवान, फिर यहाँ पर लिखा है गतिहीन, तो यहाँ पर देखिए गति गति दोनों में जो शब्द अगला पहला शब्द लगा है वो गति गति है, इसमें वान लगा है, इसमें हीन लगा है। तो यहाँ पर क्या, जो आपका प्रत्यय है वो बदल दिया गया, वान की जगह पर हीन कर दिया गया, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, यानी कि इसका विलोम बन गया। उसी तरह से केंद्रा भिगामी है तो इसका क्या, केंद्रा पशारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रत्यय वाले जो प्रत्ययों को बदलने से जो विलोम शब्द बन जाते हैं उनके बारे में हो गया। नव्य के बारे में मैंने बताया ही था कि जिन अ या अन वाले शब्दों से ना का भाव निकल के आए, नहीं का शब्द निकले, निगेटिव हो जाए। ठीक है, अर्थ जहाँ पे नकारात्मक अर्थ निकल करके आए अ और अन के द्वारा, ठीक है, तो वो हो जाते हैं नव्य शब्द के द्वारा जो है इसका निर्माण होगा। तो ये क्या हो गया, जैसे शब्द है तो बच्चा अ लग गया बेटा, अ तो अशब्द हो गया। अ क्या हो गया, यहाँ अ ना का भाव दे रहा है ना, नहीं का भाव दे रहा है ना, जिनसे नहीं का भाव, अ जहाँ नहीं का भाव देने लगे तो वहाँ इतना ही दिमाग में केवल रखिएगा कि अ जो है नहीं का भाव अगर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तो हमेशा समझ लीजिए वो कौन से शब्द हैं, नियत के शब्द के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से संभव का असंभव हो गया, फिर लौकिक का अलौकिक हो गया। अब जो है क्या, निगेटिव नहीं का साउंड दे रहा है, नहीं लौकिक, इसका मतलब हो जा रहा है यही ना अ का मतलब है नहीं लौकिक। लौकिक है तो अ कहाँ क्या भाव दे रहा है, नहीं लौकिक है, यानी कि अ जहाँ पर निगेटिव अर्थ प्रस्तुत करने लगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे आदि का अनादि। ठीक है, ये शब्द हो गए आपके। इसके अलावा भिन्नार्थक शब्दों वाला जो भिन्न अर्थ वाले शब्दों के बारे में बताया गया है, उसके अंतर्गत देख लीजिए आप क्या हो सकता है। लाभ जैसे है उसका मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा, हानि। ठीक है, लाभ का अपोजिट क्या होगा बच्चों, हानि हो जाएगा। इसी तरह से कटु, कटु का अपोजिट क्या होगा, सेम अपोजिट, भिन्ना, दोनों के अर्थ अलग हैं। कटु मतलब हो गया कड़वा,
ठीक है, कटीला, कठोर एक तरह से सेंस में आएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, मधुर विलोम। गुरु का लघु हो जाएगा और मुख का वाचाल हो जाएगा। ये विपरीतार्थक विलोम आपके बनेंगे। साथ ही साथ उनार्थक या न्यूनार्थक शब्दों के बारे में, जैसा कि अभी मैंने आपसे चर्चा की थी, उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कुर्ता है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, उसका अगर मैंने क्या कहा यहाँ पे, क्या जिन शब्दों के बारे में देखना जिनका न्यूनार्थक यानी छोटा अर्थ निकले, ठीक है, तो कुर्ता है कुर्ती हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि परिवर्तन हो रहा है फीमेल वाला ना, लिंगीय आधार पर, तो लिंगीय आधार पे भी बेटा रख सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जो लिंग वाले आधार पे भी आपके चले जाएंगे, अतिक्रमण उपसर्ग वाले में भी चले जाएंगे आपको। जैसे अभी आपको मैंने बताया सभ्य का असभ्य हो गया, तो आप इसको भी उसमें भी रख सकते हैं, उपसर्ग वाले वर्ग में भी रख सकते हैं, तो उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। कुर्ता कुर्ती हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हथौड़ा हथौड़ी, रस्सा, रस्सा मतलब बहुत मोटी वाली रस्सी जो होती है उसे रस्सा कहा जाता है, ठीक है। तो रस्से का क्या हो जाएगा, रस्सी। फिर लोटा, ठीक है, गांव में आपने अक्सर सुने होंगे, जो एक बड़े साइज आकार का, ये शहरों में जग यूज होता है, गांव में लोटे का यूज हुआ करता था पहले, अब तो बहुत कम हो चुका है। तो लोटे का क्या हो जाएगा, छोटा पार्ट लुटिया, ठीक है। मक्का का छोटा क्या हो जाएगा, मटकी। पुस्तक का पुस्तिका, ठीक है। फिर घर का क्या होगा, घरौंदा, ठीक है। ये अपोजिट शब्द उसके बनते चले जाएंगे। घंटा का घंटी हो जाएगा। कली का कलिका हो जाएगा, ठीक है। ये इसका निम्नीकरण हो रहा है, ध्यान रहे आपको, निम्नीकरण से विलोम बन रहे हैं। खाट है, खाट का खटिया, खाट मतलब बड़ी खाट मतलब बड़ा वाला, और छोटे जो छोटा वाला है उसे क्या कहेंगे, खटिया, ठीक है। और कोठा, कोठा का कोठरी, ठीक है, कोठा का कोठरी, ठीक है, ये छोटे निम्नीकरण है। झंडा का झंडी हो जाएगा, ठीक है, जो बड़ा फ्लैग होता है और छोटा फ्लैग है, तो इस तरह के सेंस में है। गट्ठर है, गठरी है। डिब्बा है, डिबिया है। छाता है, छतरी है। ये सब क्या है, निम्नीकरण वाले शब्द हैं, ठीक है। तो ये तो आपका इसके अंतर्गत हुआ। अब इसके अंतर्गत के अलावा हम लोग देखने जा रहे हैं, अब कुछ ऐसे होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं हम लोगों के कि जिनके आधार पर ये देखा जाता है कि डायरेक्टली वो विलोम होते नहीं हैं, ठीक है, डायरेक्टली विलोम नहीं होते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि सॉरी, कभी कभी ऐसा लगता है कि इसके कई विलोम हो सकते हैं। मैं शब्द बता रहा हूँ आपको, लेकिन उसमें सटीक विलोम क्या होगा वो देखना है आपको। जैसे मैं बता रहा हूँ लाभांश, लाभांश अगर कोई शब्द है तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट में अगर आप देखेंगे तो लिखा रहेगा आपको अलाभ। लाभांश मतलब क्या होता है, लाभ का अंश, यानी कि प्रॉफिट की बात हो रहा है, लाभ की बात हो रही है कि मेरे पास लाभांश आया, यानी कि लाभांश इसका मतलब क्या हुआ, मुझे फायदा मिला, प्रॉफिट मिला ना, है ना, फायदा, ठीक है। लाभ कह सकते हैं उसको, लाभांश को, या लाभालभ, लाभालभ इसमें यह शब्द यहाँ पे यूज किया गया है। तो लाभालभ मतलब यानी लाभ वही वाला है जो मैंने अभी आपको बात की है। लाभालाभ, लाभालाभ मतलब यानी प्रॉफिट, लाभालाभ ही है, मतलब यानी कि बहुत फायदा, लाभ है, लाभ है, इसमें इस तरह का सेंस जो आता है वहाँ के सेंस में है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो देखिए दो अपोजिट इसमें दिए हैं, अलाभ दिया है, हानि दिया है। तो देखिए अगर हानि कूट में आपके नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर आपके कूट में हानि नहीं है, अलाभ है, तब तो यह सही हो जाएगा। लेकिन अगर कूट में दिया हुआ ऑप्शन उसमें अलाभ भी है और हानि भी है, लाभालाभ का, तो वहाँ पर हानि ही सही होगा, न कि अलाभ। आप इस पर, आपको लगता है कि ये डिस्प्यूटेड सवाल है और इस पर नंबर मार्किंग हो जाएगी, इसी नाते आयोग इसी को सही करेगा हमेशा, हानि को। तो लाभालाभ का सीधा जो होना चाहिए वो क्या होगा, हानि होगा। उसी तरह से जीत है, तो जीत का जो है विलोम क्या हो सकता है, जीत का मतलब हार होता है। और उसके अलावा पराजय भी एक तरह से भावार्थ वही दे रहा है, लेकिन यहाँ पर पराजय नहीं होगा। जीत का सीधा विलोम अगर सटीक विलोम देखेंगे तो हार होगा, और ना होने की स्थिति में पराजय अगर है तो भी इसका विलोम मान लिया जाएगा। ये एक तरह से पर्यायवाची शब्द आपके के रूप में यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन सटीक शब्द जो है जीत का हार ही होगा। उसी तरह सुलभ है बच्चों, तो सुलभ का क्या होगा, दुर्लभ होगा। ये आसान शब्द है, लेकिन अगर दुर्लभ ना दिया हो एग्जाम में, असुलभ दिया हो, तो भी आप इसको सही कर सकते हैं वहाँ की स्थिति में, जब ये सवाल इस रूप में दिया हो। लेकिन अगर सुलभ दिया है, असुलभ और दुर्लभ दोनों दिया है, तो दुर्लभ ही आप सही करेंगे। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। इसमें नूतन है, तो नूतन मतलब क्या होता है, नया, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, पुराना, यानी कि अर्थ निकाले तो पुराना। तो
तो पुराना भी ऑप्शन में दिया है, और उसके अलावा आपको पुरातन भी दिया हुआ है, फिर उसके अलावा प्राचीन भी दिया हुआ है। तब आप क्या करेंगे? तो ध्यान रखिए, नूतन का पुराना या प्राचीन ना करके आप पुरातन करेंगे, नूतन का पुरातन होगा। क्लियर? इसके अलावा आप देखेंगे अवर है, अवर मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, अवर मतलब क्या हो जाता है आपका? छोटा हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट क्या होगा? प्रवर। एग्जैक्टली। लेकिन अगर नहीं है तो वरिष्ठ या ज्येष्ठ भी दिया है, तो आप उसको पर्यायवाची के रूप में, उसको अर्थ के रूप में ले सकते हैं। वहां पे समझ गए होंगे आप लोग बात को। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जिनके बारे में आप लोगों ने देखा। अभी आगे इसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उपसर्ग के आधार पर कैसे प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।